एंड वेलकम टू सेलस्कोप। ओके, सो आज की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा एटीपी सिंथेसिस को बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। मे बी आई विल एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन दिस वीडियो ओनली, और मे बी आई विल डेडिकेट अ न्यू वीडियो ऑन इट। बट अगर मैंने नई वीडियो की भी तो ये आज नहीं तो कल रिलीज़ कर दूँगी, बिकॉज इट शुड नॉट बी मोर देन अ 15-minute long video. Alright. Excuse my voice, I currently have a sore throat right now, so the voice may not be amazing in this video and I'm extremely sorry for that. Alright, so talking about ATP synthesis, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास दो किस्म के होते हैं, चलो तीन होते हैं, लेट्स से तीन होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो अभी हम देखते हैं इन दोनों को, राइट। सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन पहले हम डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ इसकी तो इट सेज ओवर हियर कि इट इज़ द direct enzymatic transfer of a phosphate from a phosphorylated substrate to ADP in order to synthesize ATP using energy released during the reaction। मतलब क्या? मतलब कि ये हमसे ये बोलना चाह रहा है कि हमने क्या किया, हमने एक एंजाइम का यूज़ किया और उसकी मदद से हमने क्या किया, हमारे पास था एक सबस्ट्रेट जिसके अंदर फॉस्फेट का वो था, मॉलिक्यूल था। मैंने क्या किया, मैंने उस एंजाइम की मदद से इस फॉस्फेट को निकाला और मैंने उस फॉस्फेट को ADP को दे दिया ताकि वो ATP बना ले। दैट्स इट, राइट। एंड ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होगी, तो जो उस फॉस्फेट को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, वही एनर्जी को हम यूज़ करके ATP बना लेंगे। अब अच्छा सही है, SLR तो ये है, बट SLR मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं SLR के बारे में? देखो, मैं ये कह सकती हूँ इट इज़ वेरी क्विक है, दैट्स गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लेस एफिशिएंट। वाई एम आई सेइंग इट इज़ लेस एफिशिएंट? बिकॉज खुद सोचो, हमारे पास SLR में मुश्किल से कितने बनेंगे ATP? अगर मैं सोचूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6 ATP हमारे पास होंगे। सही, उसका भी नेट निकालो तो 4 खंड तो ATP होंगे हमारे पास। इससे ज़्यादा ATP हमारे पास नहीं बनने वाले, राइट, SLR के अंदर, राइट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज़ लेस एफिशिएंट। एक और चीज़ ये है कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ओवर हियर, सो दैट्स गुड। अब हाउ इज़ दैट गुड? बिकॉज खुद सोचो कि जब खुदा ना खास्ता मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या चलो कोई भाग रहा है तो इतना ऑक्सीजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम लोगों को एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के चक्कर में हम लोग ऑब्वियसली वी विल प्रेफर टू हैव द वे ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ से आएगा ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम देखेंगे आगे चल के वो बंद हो जाएगा। हम लोग SLR पर डिपेंड करेंगे, प्योरली SLR पर डिपेंड करेंगे, वो भी खाली एक स्टेज पे। वो हम आगे देखेंगे, वो थोड़ा सा सरप्राइज है, हो सकता है किसी को समझ में भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर केमियोस्मोसिस नहीं होती। अब ये क्या है केमियोस्मोसिस? पहली बार नाम सुन रहे हैं, फिलहाल इसको रहने दो, हम जब ऑक्सीडेटिव पढ़ेंगे तो मैं ये भी समझा दूंगी, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ द ETC। ये भी अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, ये भी हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देख लेंगे, सही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इधर की टोटल हमारे पास 6 ATP होते हैं, नेट हमारे पास 4 ATP होते हैं। यार ये इतना ज़्यादा ATP नहीं है, मतलब सेल के सारे प्रोसेसेस तो नहीं होने वाले इसमें, सब के सब तो नहीं होने वाले, हाँ, बट सेल जिंदा रह सकता है इस पर। अब ये कहाँ होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। जो मैंने बोला है ना कि सेल इस पर जिंदा रह सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये कहाँ होती है ये वाली प्रोसेस? देखो, एक तो हमको नज़र आती है ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ? साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्रेब्स साइकिल में कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, उसके अलावा लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव, हम सब इसी वीडियो में बहुत डिटेल में देख रहे हैं, सही है। आगे चल के इसमें ATP सिंथेस इन्वॉल्व नहीं होता। ATP सिंथेस अगर आपको याद हो, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि ATP सिंथेस वो वाला एंजाइम होता है जिसकी मदद से हम ATP बनाते हैं। अगर हमको ATP को हाइड्रोलाइज करना है, उसको तोड़ना है, तो हम ATPase यूज़ करते हैं, सही है। तो इधर एक बार देख लो, सिंथेसिस के पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा एंजाइम? ATP सिंथेज। और सिमिलरली अगर मुझे इसको हाइड्रोलाइज करना है तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे ATPase। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए इन दोनों के बीच में, सही है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसमें एक एंजाइम का यूज़ करते हैं? यार एक्चुअल में सिलेबस में तो है नहीं, बट फिर भी याद कर लो
कि जो एंजाइम है ना वो काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा एंजाइम है, नाम पर्टिकुलर क्या है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि काइनेज फैमिली से ये एंजाइम आपका बिलोंग करता है, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं गाइस स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पर इन एक्सट्रीम डिटेल। पहला है ग्लाइकोलिसिस, राइट। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को स्प्लिट करते हैं। मसला हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या है, हाईली स्टेबल, मतलब वो टूटता नहीं है आसानी से। हमारे पास दो तरीके हैं, हम या तो एक एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो करे। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है, और इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट रूट फॉर द रिएक्शन टू अकर, राइट। तो हमने किया, बट ग्लूकोज के ऊपर ये काम नहीं किया, बिकॉज ग्लूकोज हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल है भाई, मतलब ग्लूकोज में तो कुछ ज़्यादा ही लेवल की वो है, रेजिस्टेंस, ओहो। फिर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव तरीका यूज़ करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करो ग्लूकोज में, ठीक है। मैंने एक फॉस्फेट डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बोला यार एक काम करते हैं, 2 फॉस्फेट्स ऐड करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। एंड माई इंट्यूशन वाज राइट, हो गया, ग्लूकोज टूट गया। ग्लूकोज टूटा, जब उसमें हमने 2 फॉस्फेट्स ऐड किए तो हमको क्या मिला, 2 ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। उससे पहले भी कुछ चीज़ें बनती हैं, वो हम ग्लाइकोलिसिस के लंबे वाले डायग्राम को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। लो आ गया डायग्राम। मैंने आपसे क्या कहा था कि ग्लूकोज में पहले हमने एक फॉस्फेट डाला, तो जब हमने एक फॉस्फेट डाला, एटीपी ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एडीपी, और वो जो फॉस्फेट था वो इसको मिल गया, तो ग्लूकोज बन गया हमारा फ्रक्टोज फॉस्फेट। 6C मतलब 6 कार्बन आटम्स है इसके अंदर, सही है यार। ये नहीं टूटा, ये रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया था एक और फॉस्फेट, ये आ गया हमारा फॉस्फेट, एटीपी टूटा, एडीपी बन गया, ये बन गया फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट। बायोलॉजी में जब हम 2 बोलना चाहते हैं ना तो हम कहते हैं बिस, BIS, सही है। ये भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। ये हमारा अनस्टेबल था, ये रिएक्ट कर गया और इससे हमको क्या दिया, 2 ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। एक ट्रायोस फॉस्फेट आपका है 3 कार्बन का, तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएंगे 6 कार्बन के, राइट। अब ट्रायोस फॉस्फेट से हमारा क्या निकला, 2 हाइड्रोजन्स हमारे निकले। आपको याद है हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस से 2 हाइड्रोजन्स निकलते हैं, ये आपको याद करना है, सही है। यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन्स निकले, ये दोनों हाइड्रोजन्स को NAD ने पकड़ा। अच्छा, वेरी बिग मिसकंसेप्शन देयर इज, एक NAD खाली एक हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो यहाँ पर 2 NAD यूज होंगे एंड 2 रेड्यूस NAD बनेंगे। सॉरी, दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। जो लोग कुछ समझते हैं ना कि NAD हमारा जितने भी ले सकता है उतने ले सकता है, दैट्स रॉन्ग। एक NAD खाली एक हाइड्रोजन लेगा, अगर ज़्यादा हाइड्रोजन से तो ज़्यादा NAD की यूज़ होगी, सही है। एंड हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे 2 ATP भी निकलते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा इंटरमीडिएट जो 3 कार्बन का है, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इधर लिखा भी नहीं है, सही है। फिर जो हमारा इंटरमीडिएट है उससे 2 ATP और निकलते हैं, तो हमारे टोटल कितने हो गए इधर, 4 ATP इन ग्लाइकोलिसिस। और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बना हमारा पायरुवेट। पायरुवेट एंड में आके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हमारे लिए प्रूव होगा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आया है। इसमें भी कितने हैं, 3 कार्बन, 2 पायरुवेट्स बने हमारे पास, सही है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस का मैं बता दूं, 4 तो हमारे पास है टोटल ATP, यस, बट हमारा नेट अमाउंट है 2 ATP। मतलब क्यों नेट अमाउंट, मतलब भाई देखो, जब तक प्रोसेस अगर हो रही होती है, एक मॉलिक्यूल को वहाँ भेजना है, उस मॉलिक्यूल को यहाँ भेजना है, उसमें भी ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ATP तो यूज़ होगा ना। तो मतलब जितना भी ATP यूज़ हो जाए, यूज़ होने के बाद जितना बचा वो 2 ATP बचता है हमारे पास। हेंस हमारा जो नेट ATP हो जाता है वो है 2 ATP, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू लिंक रिएक्शन। सी देखो, ग्लाइकोलिसिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लिंक रिएक्शन बहुत छुन्नू सा है, सही है। फिर क्रेब्स साइकिल हल्का सा ट्रिकी हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। अब देखते हैं लिंक रिएक्शन को। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो पायरुवेट बना था ना, यहाँ पर हमारे पास 2 पायरुवेट्स बने थे। मैं फिलहाल आपको लिंक रिएक्शन एक पायरुवेट के साथ बता रही हूँ। अगर एग्जामिनर बोले कि 2 पायरुवेट्स के साथ होगा तो वो अलग होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से भी बोल सकता है लिंक रिएक्शन बताओ, तो वो भी 2 पायरुवेट्स की जैसा ही होगा। आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग, मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, डोंट वरी। पहले लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले इसको देख लो, ये क्या हो रहा है। हमारा जो पायरुवेट है वो टूटा मतलब क्या टूटा, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला और एक हाइड्रोजन निकला। एक हाइड्रोजन निकला तो हमारे पास एक ही NAD की ज़रूरत है, वो हमारा एक रेड्यूस NAD बना देगा, सही है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, आपको बोलना है इट इज़ एसिटाइल
जिसके हैं 2 कार्बन्स। मतलब तो तुमने तो लिखा एसिटाइल 2C CoA, मुझे पता है, बट मैं आपसे एक रीज़न है, मैं आपसे कह रही हूँ कि CoA का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। क्यों? CoA क्या है? CoA हमारा है कोएंजाइम ए। ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं जानबूझ के। उसका पर्पस क्या है मैं बताती हूँ आपको, मुझे 1 सेकेंड दो खाली। देखो, ये मैंने आपसे करवाया है लिंक रिएक्शन विथ 1 पायरोवेट। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि 2 पायरोवेट से करो तो नेचुरली इधर 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते, इधर 2 हाइड्रोजन निकल जाते, इधर आपके 2 NADOs हो जाते, जो बन जाते 2 रिड्यूस NAD, राइट। हेंस हमको पता था कि लिंक रिएक्शन में भी आपका ओवरऑल 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, हेंस लिंक रिएक्शन के भी 2 रिड्यूस NAD बनते हैं। याद है ना पुराने वीडियो का लेक्चर? अच्छा, अब एग्जामिनर का थोड़ा सा फेवरेट सवाल है, मतलब ये पूछता है, ये सिर्फ कुछ उन पेपर से पूछता है जिसमें ना ये आपको लॉजिकली बहुत टेस्ट कर रहा होता है। एग्जामिनर कहता है कि बच्चा डी कार्बोक्सिलेटेड या डीहाइड्रोजनेटेड, इनका मतलब क्या होता है? बहुत आसान है। डी मतलब हटा दो, डी का मतलब होता है रिमूवल। कार्बोक्सिलेटेड मतलब जाहिर सी बात है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजनेटेड मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। That is exactly what's happening. Decarboxylated means removal of CO2 and dehydrogenated means removal of hydrogen. सही है? अच्छा, अब कोएंजाइम ए हम क्यों डालते हैं? देखो, तो लिखा हुआ भी है, इट इज़ द कैरियर ऑफ एसिटाइल। कोएंजाइम्स, अगर आपको याद है, मैंने पहली वीडियो या मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था आपको कि कोएंजाइम का क्या काम होता है। इट एक्ट्स एज अ वैन, वो हमारे कंपाउंड को एक जगह से दूसरी जगह लाने में हमारी हेल्प करता है। भाई, हमें इस वक्त क्यों ज़रूरत है कोएंजाइम की? भाई देखो, पहले देख लो क्रेब्स साइकिल में, आपको इसकी एक झलक दिखाती हूँ। क्रेब्स साइकिल देखो क्या है, इट इज़ सर्क्यूलर। एंड देखो यार, सर्कुलर कोई चीज़ होती है ना तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है कि वहाँ पर आके मेरा पायरोवेट लग जाए, नहीं। तो पायरोवेट बेचारा खुद कन्फ्यूजन में है कि यार मैं कहाँ से जाऊँ इसके अंदर, साइकिल के अंदर। तो कोई बोलता है कोई बात नहीं, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे और हमारी जब वैन्स आती थी, या अगर कोई अभी भी वैन में जाता है, तो क्या होता है, आपकी वैन होती है, आप जाहिर सी बात है खुद चल के तो स्कूल नहीं जा सकते। अगर आपकी स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप क्लिफ्टन से डिफेंस चल के तो नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है, आपकी गाड़ी आती है या आपकी वैन आती है, उसमें आप बैठते हो, वैन आपको छोड़ के वापस चली जाती है। वैन रुकती नहीं है वहाँ पे, वैन आपके साथ स्कूल में नहीं आती है, वैन आपको छोड़ती है एंड वो चली जाती है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट कोए इज़ डूइंग राइट हियर। कोए क्या करता है, एसिटाइल फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और कोए हमारी वैन है, राइट। तो कोए ने एसिटाइल को अपने अंदर बिठाया एंड कोए ने क्या किया, एसिटाइल 2C को क्रेब्स साइकिल में छोड़ दिया एंड वो चला गया। कोए लेफ्ट द चैट। कोए का भी कोई काम नहीं है, सही है। कोए मैं कर रही हूँ भैया, कोए है क्या? देखो, कोए एक एंजाइम है, मैंने बता दिया। बनता किससे है? इट इज़ मेड ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। अगर आपको पहला लेक्चर याद है, एक्चुअली नहीं सॉरी, दूसरा लेक्चर याद है, मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, सही है, सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। उसके साथ इसमें क्या है, विटामिन पैंटोथेनिक एसिड। याद कर लो, मैंने तो देखा नहीं कभी इसको पूछते हुए, बट ऑनेस्टली अगर आप बता दोगे ना तो थोड़े से इंप्रेसिव पॉइंट्स आ जाते हैं कि मतलब वाह, इतनी छोटी सी चीज़ बच्चे को पता है, राइट। तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना हमें आना चाहिए। अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल को। ये भी होती है, देखो लिंक भी कहाँ होती है, मैट्रिक्स में। क्रेब भी कहाँ होती है, मैट्रिक्स में, सही है। क्रेब्स साइकिल होती है बेसिकली लिंक रिएक्शन का कंटिन्यूएशन प्रोसेस, समझ लो इसको, सही है। तो क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था कि भाई पायरोवेट आया, क्रेब्स साइकिल, कीप इन माइंड जितने ज़्यादा पायरोवेट्स होंगे उतनी बार तुम्हारी क्रेब्स साइकिल घूमने वाली है, सही है। तो अभी एक पायरोवेट है तो हमारे लिए ये एक बार ही घूम रही है। अगर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि अगर आप 2 पायरोवेट्स के साथ मुझे क्रेब बना के दो, या मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 2 पायरोवेट्स का मतलब सेम है, क्यों? बिकॉज देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हो तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, 2 पायरोवेट्स। तो एग्जामिनर अगर आपको बोले कि आप मुझे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन बना के दो या 2 पायरोवेट्स का रिएक्शन बना के दो, इट मीन्स द एग्जैक्ट सेम थिंग, सही है। हर में 1 की जगह 2 डाल देना, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना हर चीज़ को। तो हम फिलहाल 1 का देखते हैं। पायरोवेट था वही चीज़, एसिटाइल 2C प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हाइड्रोजन निकला एंड कोए हमने इस पर अटैच कर दिया। देखो, एसिटाइल 2C जैसे ही हमारे रिएक्शन में आया, हमारा कोए बाहर चला गया। मैंने कहा था ना, कोए का रिएक्शन में कोई काम नहीं है, कोए सिर्फ उस बेचारे को छोड़ने आया है, फिर वो चला जाएगा। हो क्या रहा है हमारे पास,
एसिटाइल 2C रिएक्ट करता है हमारे ऑक्जेलो एसीटेट से, नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, ऑक्जेलो एसीटेट। उससे हमारा एसिटाइल 2C रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा हमारा सिट्रेट। सिट्रिक एसिड से याद कर लो सिट्रेट, इट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड। आपको ये याद होना ही होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम बार बार करेंगे, याद हो जाएगा आपको, सही है। अच्छा, सिट्रेट फिर बनाता है हमारा एक और 6 कार्बन कंपाउंड, नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल के लिए। फिर 6 कार्बन बनाता है हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड। अच्छा, अब ये कैसे बनाता है? डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। अभी आप एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हाइड्रोजन निकला, नहीं। आई एक्सपेक्ट यू टू नो द टर्म्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। पहले हम बोल सकते थे, अब हम नहीं बोल रहे। अब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन निकलेगा, हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। एंड जब भी आपकी डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, मेक श्योर टू टेल द एग्जामिनर कि इस हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ये हाइड्रोजन निकला है उसको NAD लेके जाएगा, विच इन टर्न बिकम्स रिड्यूस्ड NAD आफ्टर एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन। ये सब आपको उसको बताना है, सही है। जितना लिखोगे उतना खुश होगा वो आपसे, सही है। जस्ट राइट द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट्स फर्स्ट, ओके। अब देखो क्या होगा। यार मुझे एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है भाई, ये तो बता दो। देखो, ये रहा आपका एंड प्रोडक्ट, आपको इवेंचुअली इसको बनाना है, विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। अभी मेरे पास कितना कंपाउंड है? अभी मेरे पास 6 कार्बन्स थे, राइट। तो मुझे कुछ ना कुछ करके 6 कार्बन्स को 4 कार्बन्स तक लेकर आना है। और मैंने क्या किया? 6 कार्बन से बना एक और 6 कार्बन का इंटरमीडिएट, नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने डीकार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन करके इसको मैंने कर दिया 5 कार्बन। फिर वही मैंने डीकार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन करके कर दिया 4 कार्बन। इधर भी NAD आएगा और वो रिड्यूस NAD बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि क्रेब्स साइकिल में एक FAD भी आता है, राइट। वेल 2 पायरुवेट्स होंगे तो 2 FAD आएगा, फिलहाल हम एक से काम कर रहे हैं, राइट। तो इधर एक FAD भी आएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देना, वो कभी से आ सकता है, सही है। वो जंपा मार के स्केयर करेगा, सही है। अब देखो क्या होगा, 4 कार्बन हमारे पास आ गया। वाओ, मतलब अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ज़रूरत है। देखो, आपको याद है मैंने आपसे कहा था क्रेब्स साइकिल में हमारा ATP भी बनता है, जाहिर सी बात है, हर साइकिल में बनता है ना, लिंक रिएक्शन के अलावा। तो हमने यहाँ पर एक ATP निकाल दिया, सही है। फिर क्या होगा? फिर स्केरी आ गया, FAD आ गया भाई। 4 कार्बन हमारा ये रहा, और फिर यहाँ पे 4 कार्बन ही रहेगा, बट यहाँ पे होगी हमारी डीहाइड्रोजनेशन। यार डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी? नहीं, यहाँ पर तो नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज अगर मैंने इधर डीकार्बोक्सिलेशन की तो ये 4 कार्बन और 3 कार्बन बन जाएगा। फिर हमारा ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? हम लोग 4 कार्बन से इसको नीचे ला ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, 4 कार्बन से हमने निकाला, इस प्रोसेस में हमने निकाला हाइड्रोजन, जिसको पिकअप किया किसने? FAD ने। वो बन गया हमारा रिड्यूस्ड FAD। अब खुद देखो यार, इतना काम किया बेचारी साइकिल ने, थक नहीं गई? थक गई है, इसलिए देखो इसने क्या किया, यहाँ पर ना इसने ले लिया रेस्ट। ये उसको समझो, दिस इज़ द रेस्ट पार्ट, दिस इज़ योर ब्रेक स्टेप, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी देर सांस लेगी, उसके बाद वापस काम करेगी। बिफोर वी डू काम अगेन, लेट्स गो रिवाइज द होल साइकिल अगेन, बिकॉज आखिरी स्टेज को ज़्यादा ही आसान है। क्या होगा भाई? पहले लिंक रिएक्शन हुआ, पायरुवेट था वो टूटा, क्या बना? एसिटाइल 2C। कोई हमने उस पर अटैच कर लिया ताकि वो वैन की तरह एक्ट करेगा, एंड कोई इसको क्रेब्स साइकिल में छोड़ देगा। ऑक्सैलो एसिडेट था, उसने रिएक्ट किया इससे टू फॉर्म सिट्रेट, विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रेट टूटा टू फॉर्म अनदर 6 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेक स्टेप बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल हार्ड वर्क, राइट। 6 कार्बन बन गया 5 कार्बन। क्या हुई? 2 प्रोसेसेस, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। किसको पिकअप किया? हाइड्रोजन ने NAD को, सॉरी NAD ने पिकअप किया हाइड्रोजन को, जो बन गया रिड्यूस NAD, राइट। 5 कार्बन देन बना 4 कार्बन, अगेन डीकार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन, वापस NAD ने पकड़ा हाइड्रोजन को, बन गया रिड्यूस NAD। 4 कार्बन अब हमारे पास आ गया है, इसको हम और कार्बन इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खुद 4 कार्बन का है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ATP निकलवाया, सही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया भाई? हमने भाई FAD को प्रॉमिस किया था कि तुम भी हमारे साथ, कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन हमारा ले लेना, एक पायरुवेट से 2 हाइड्रोजन ले लेना। तो हमने एक FAD को दे दिया, सही है। हम बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया, फिर हमने एक स्टेप ले लिया रेस्ट का। उसके बाद लास्ट एफर्ट डाल के हमने क्या किया? वापस से डीहाइड्रोजनेशन करवाई, एंड इस बार हमने आखिरी तोहफा दे दिया NAD को, जो बन गया रिड्यूस NAD, एंड बूम, ये लो हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अगर एक पायरुवेट से मैं क्रेब्स साइकिल आपकी करवाऊँ तो उसमें हमारे पास कितने NAD हैं? 1 2 3 NAD आ रहे हैं, 1 FAD आ रहा है, 1 ATP प्रोडक्शन हो रही है, राइट। तो इधर देख लो एक बार, मैं इधर लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, सही है। फॉर 1 पायरुवेट
ये बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से लिख देना, वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है। सही है, 1 पायरोवेट के लिए यू हैव 3 रिड्यूस्ड NAD, 1 रिड्यूस्ड FAD एंड 1 ATP। इसके अलावा मुझे बताओ कितने तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड निकले इधर? इधर निकले तुम्हारे 2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेचुरली फिर तुम्हारे हाइड्रोजन्स कितने निकले? 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स निकले तुम्हारे, राइट। अब देखो, अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं करवाती 2 पायरोवेट से, तो एवरीथिंग वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 रिड्यूस NAD देयर वुड बी 6, 1 रिड्यूस FAD की जगह देयर वुड बी 2, 1 ATP की जगह निकलेंगे 2 ATP, 2 CO2 की जगह निकलेंगे 4 एंड 4 हाइड्रोजन्स की जगह निकलेंगे 8 आपके हाइड्रोजन्स। सही है, एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर चलो मैं इसको 2 के लिए कर लूँ, 2 पायरोवेट्स फॉर एग्जाम्पल, तो यूँ जाएंगे 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 बनेंगे, फिर ये भी 2, ये भी 2, 2 हियर 2 हियर, देन ये सब तो बिल्कुल सेम रहेगा। इधर आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर निकलेंगे। सही है, इसके अलावा इधर भी 2 निकलेंगे, इधर भी 2 निकलेंगे, फिर इधर भी आपके 2 निकलेंगे, इधर भी 2 ATP बनेंगे एंड फिर इधर भी 2 हाइड्रोजन्स निकलेंगे आपके। एवरीथिंग बेसिकली विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सही है, दैट इज़ योर क्रेब्स साइकिल। ये वीडियो अभी से ही 20 मिनट से ऊपर चली गई, तो ऑक्सीडेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। सही है, यहाँ तक कोई भी मसला हो मुझे बता देना प्लीज़। सही है, एंड मैं आपको इसका जवाब इंशाल्लाह दे दूँगी। सही है, सो डोंट वरी। बाय, हैव एन अमेजिंग डे एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।